हमारा लास्ट क्लास का टॉपिक था डीसी थ्योरी में एलिमेंट्स। हमने अवयवों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इसके आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है। किसी को अवयव से लेके संबंधित कोई डाउट्स है तो वो पूछ सकता है। और वैसे मेरे हिसाब से आपका डाउट होगा नहीं। तो अब हम पढ़ते हैं परिपथ के बारे में। परिपथ यानी कि सर्किट। परिपथ यानी कि सर्किट। ठीक है। उसी के अंदर अभी डीसी थ्योरी चलेगी ना। किरचॉफ नियम, ओम का नियम हमने एलिमेंट पढ़ा। एलिमेंट पढ़ के परिपथ पढ़ेंगे, तभी ओम का नियम लागू करेंगे। नहीं तो ओम का नियम लागू किधर करेंगे। एक बंद परिपथ में लागू होता है ना, तो परिपथ तो बनाना पड़ेगा। हम देखते हैं परिपथ के बारे में। परिपथ किससे कहते हैं? परिपथ है जो एक अवयव को समूह है, जिन्हें अवयव को यदि व्यवस्थित क्रम में लगाते हैं तो हमारे पास वैद्युतिक कार्य संपन्न होता है। वैद्युतिक कार्य संपन्न होने का मतलब बैटरी से पंखा चल जाना, या लाइट चल जाना, हीटर ऑन हो जाना सप्लाई से। ये सब हमारे पास क्या होता है? वैद्युतिक कार्य। इसके लिए हमें क्या क्या लगाना पड़ता है? फ्यूज एमसीबी में भी लगानी पड़ती है, स्विच भी लगाने पड़ते हैं, उपभोग युक्तियां भी लगानी पड़ती है, स्रोत भी लगाना पड़ते हैं, चालक तार भी जोड़ने पड़ते हैं। और ये जितने भी नाम बोले सभी के सभी क्या होते हैं? एलिमेंट्स। तो परिपथ किससे कहते हैं? यह है अवयवों का समूह होता है। ये अवयवों का समूह होता है। इन अवयवों को व्यवस्थित क्रम में जोड़ने पर वैद्युतिक कार्य, व्यवस्थित क्रम में जोड़ने पर वैद्युतिक कार्य संपन्न होते हैं। ये अवयवों का समूह होता है। इन अवयवों को व्यवस्थित क्रम में जोड़ने पर वैद्युतिक कार्य संपन्न होते हैं। ठीक है। तो हमारे पास ये अवयवों का समूह होता है। इन अवयवों को व्यवस्थित क्रम में जोड़ने पर क्या होगा भाई? वैद्युतिक कार्य संपन्न होता है। ठीक है। हमारे पास एक मैं परिपथ बनाता हूं। ये हमारे पास कहलाता है स्रोत। स्रोत हमारे पास क्या क्या हो सकता है भाई? स्रोत हमारे पास विभव भी हो सकता है। स्रोत हमारे पास विभव स्रोत भी होगा, बैटरी या सेल भी होगा, और धारा स्रोत भी होगा। ये सभी हमारे पास क्या है? स्रोत है। ठीक है।
उसके बाद में जैसे सप्लाई जाती है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई सुरक्षा के लिए इंतजाम है कि नहीं है। सुरक्षा के इंतजाम का मतलब है कि हम यहाँ सुरक्षा युक्ति लगाएंगे। और सुरक्षा युक्ति कौन सी होती है भाई? फ्यूज होता है और एमसीबी भी है। तो फ्यूज लगा दो, यहाँ क्या लगा दो आप? एमसीबी। ये हमारे पास सुरक्षा युक्ति के अंतर्गत आती है। और उसके बाद में हमारे पास देखो कि ऑन ऑफ तो करना पड़ेगा ना, इसलिए क्या लगाएंगे? नियंत्रक युक्ति। नियंत्रक युक्ति यानी कंट्रोल करने वाला मामला है। और कंट्रोल किससे होगा? स्विच से होगा। केवल स्विच से ही थोड़ी होगा, रेगुलेटर भी तो कंट्रोल ही करता है, रेगुलेटर के द्वारा। और उसके बाद भाई जिस युक्ति को, बल्ब को लगाना चाहते हैं, पंखे को लगाना चाहते हैं तो लगा दो। ये हो गए उपभोग युक्ति। उपभोग युक्ति हो गए तो उसके बाद क्या जोड़ दिया आपने? चालक तार। ये हमारे पास कौन सी युक्ति है लास्ट वाली? उपभोग। उपभोग युक्ति। और ये जो उपभोग युक्ति है ये हमारे पास क्या है भाई? तो आप कहेंगे उपभोग युक्ति के बारे में ये होगा पंखा, सॉरी, पंखा भी हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है, हीटर भी हो सकता है। ये आपके पास सभी हो सकते हैं। क्लियर? तो हमारे पास एक होता है स्रोत, दूसरा सुरक्षा युक्ति, तीसरा नियंत्रण युक्ति, और चौथा कौन सा है? उपभोग युक्ति। करो नोट। लिख लिया भाई। और ये चालक तार के द्वारा परिपथ क्या होता है? पूरा होता है। परिपथ की बेसिक कंडीशन तो यही है। लिख लिया भाई।
चलो, अब हमारे पास है कि परिपथ हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? परिपथ होते हैं हमारे पास 4 प्रकार के। 4 है ना? कितने बता रहे हो? 3 ही? किसको छोड़ना चाह रहे हो पीछे? 3 तो बताओ कौन से हैं? हैं? श्रेणी परिपथ बना के दिखाओ। श्रेणी समांतर मिश्रित होता है संयोजन। ठीक है। और हमारे पास परिपथ हैं 4 प्रकार के: बंद परिपथ, खुला परिपथ, लघु परिपथ और लीकेज परिपथ। तो परिपथ होते हैं हमारे पास ये 4 प्रकार के। परिपथ के प्रकार। ठीक है। परिपथ के प्रकार में पहला सवाल आया बंद परिपथ। बंद परिपथ यानी कि क्लोज सर्किट। बंद परिपथ यानी क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट किससे कहते हैं? यानी कि जिस परिपथ में धारा का प्रवाह उस परिपथ में लगे प्रतिरोध के बराबर है। तो ये जो कमेंट लिख रहा है इसको एक बार तो खुद पढ़। मैं कितनी देर से देख रहा हूं कि इतना घटिया कोई कैसे लिख सकता है। तू खुद एक बार पढ़, मैं माइक देता हूं, तू बोल ये कमेंट। चल। मैं ये चाहता हूं कि कोई आदमी इतना गड़बड़ कैसे हो सकता है? तेरे कमेंट का तू खुद पढ़ के अर्थ निकाल ले, मैं मान जाऊंगा। ये यही तो मैं पूछने से क्या लिखा है। ये मैं इतनी देर से बार बार नजर इधर जा रहा हूं, मैं को ये क्या कमेंट करेगा आज। तो एंटर दबाने से पहले मुझे कहना, मैं पढ़ूंगा। बंद परिपथ है। बंद परिपथ यानी क्लोज सर्किट। इसका मतलब है किसी परिपथ में प्रवाहित धारा उस परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करती है। उस परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करती है। तो किसी परिपथ में प्रवाहित धारा उस परिपथ के प्रतिरोध पर क्या करती है भाई? निर्भर करती है। ठीक है। यानी कि प्रतिरोध का मान यदि ज्यादा होगा तो धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा? कम। और धारा प्रवाह के लिए हमारे पास बंद परिपथ होना आवश्यक है। धारा प्रवाह के लिए बंद परिपथ होना
अभिषेक। दूसरा हमारे पास है बंद परिपथ के बाद में हमारे पास खुला है, ये बंद का तो डायग्राम है। हाँ ये एक बार वापस बना लेना। बंद का तो मैंने पूरा डायग्राम बना के दिया, क्या करते हो तुम। खुला परिपथ है, खुला परिपथ है हमारे पास ओपन सर्किट। ओपन सर्किट के बारे में देखो ध्यान से, क्या होता है कि जैसे मान लो ये तार टूट गया, तो बताओ धारा का प्रवाह होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रिशियन खुले तार को, यदि जूते पहने हुए तो एक तार को आराम से लाइव तार को भी छील लेता है, लाइव तार को भी कनेक्ट कर देता है, जोड़ देता है। कब? जब जूते पहने हुए, तब तो उसको खतरा होता नहीं है। तो वो वाला ही मामला यहाँ पर है, क्योंकि हमारे पास यदि खुला परिपथ है तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। और जब इलेक्ट्रिशियन जूते पहन के एक तार को छूता है तो परिपथ पूरा हुआ क्या? नहीं, क्योंकि हमारे पास यदि जूते नहीं पहनते तो लाइव तार को टच करता है तो अर्थिंग के साथ पूरा परिपथ हो जाता, झटका आएगा। यदि इंसुलेटिंग, यदि कुचालक जूते पहने हुए हैं तो उसको झटका नहीं आएगा, ये मामला है। तो ये परिपथ क्या कहलाता है? खुला। तो आप क्या लिखेंगे कि खुला परिपथ का मतलब है प्रतिरोध का मान क्या है? अनंत। धारा का मान क्या है? 0। ठीक है। और वोल्टेज अधिकतम स्रोत विभव के समान। अधिकतम स्रोत विभव, जितना आपने अप्लाई करोगे वोल्टेज, उतना उसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा। ठीक है, लिख लिया? फाइनली आपने लिख लिया तो अब इसको पूरा पढ़ें। आपकी ट्रेड, आगे ट्रेड सभी क्लास नहीं, ट्रेड की सभी क्लास से अपलोड है। माई कोर्स में, कोर्स की स्पेलिंग गलत है, माई कोर्स में जाने के बाद CBT2 पार्ट बी में मिलेगी। इतनी लाइन लिखने में तुमने बता कितना टाइम लगेगा? अभी भी गड़बड़ी है, दो तो मैंने बताई गड़बड़ी, लाइन तो एक है। ये नया भी तो नहीं है, ये नया हो तो ये सोचें कि भाई अभी नया स्टाफ है, सीख रहा है, और इतनी देर में ये एक बंदे की शिकायत करे, 4 जनों के और सवाल आ गए, उनके तो किसी के देखे नहीं 20 मिनट से। लिख लिया भाई? तीसरा है हमारे पास लघु परिपथ। लघु परिपथ का मतलब है शॉर्ट सर्किट। लघु परिपथ का मतलब क्या है? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं बताइए? तो आप कहेंगे जैसे मान लो ये हमारे पास परिपथ है, इस परिपथ में ये दो टर्मिनल है। यदि मैंने इन दोनों टर्मिनल को मिला दिया और धारा की प्रवाह इधर से होने लग गई, तो बताओ इधर धारा जाएगी क्या? नहीं। इससे हम कहते हैं बल्ब क्या हो गया भाई? शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने का मतलब तो ये है, शॉर्ट होने का मतलब तो ये है। ठीक है, तो शॉर्ट होने का मतलब क्या हुआ? अरे अब कमेंट करने की जरूरत नहीं है, मैंने पढ़ दिया तो उसको पता चल गया। सेव कर ले, ढंगे ढंगे लिखे सेव कर ले, ऐसे क्या लिख रहा फर्जी फर्जी? तो तुझे तो कौन जानता, मुझे जानता, मेरी इज्जत कितनी जाएगी? सोचो कि कैसा कैसा इस टाइप क्या क्या कमेंट करें। ऐसा नाम तो कोट लेकर जाता है कि नहीं जाता है? उनको थोड़ी पता चलेगा मनोज ने किया कि रामपाल ने किया, यार दोनों भी कौन है? कायदे की बात है ना भाई।
कमेंट करो तो एक शुद्ध तरीके से करना चाहिए, ताकि कमेंट कमेंट आप कुछ भी करोगे तो मतलब अंदाजा तो ये लगेगा ना कि कौन है। भाई कायदे की बात है, इसमें क्या है, बाकियों को थोड़ी पता होगा कि कमेंट करने वाला कौन है। प्रतिरोध का मान 0 होगा तो धारा क्या होगा, अधिकतम। प्रतिरोध का मान अधिक होता, धारा क्या होगा, अधिकतम। धारा अधिकतम होगा तो हमारे पास वोल्टेज V क्या हो जाएगा भाई, प्रतिरोध 0 होगा तो वोल्टेज भी क्या होगा, 0। क्योंकि उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगा, प्रतिरोध जब R 0 होता है तो वोल्टेज उसके अक्रॉस क्या आता है, 0 ही आता है। यदि वोल्टेज ड्रॉप होता है तो बल्ब जल ही जाता है ना, वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा तभी तो बल्ब नहीं जल रहा। ठीक है, अगला हमारे पास है लीकेज परिपथ। लीकेज परिपथ को हिंदी में कहते हैं सरण परिपथ, इंग्लिश में कहते हैं लीकेज। लीकेज सर्किट। सरण परिपथ का मतलब क्या हो गया भाई, लीकेज सर्किट। अब लीकेज सर्किट क्या है, लीकेज सर्किट हमारे पास ये है कि यदि मान लो किसी परिपथ में धारा का कुछ अंश मुख्य दिशा के विपरीत प्रवाहित हो जाता है। वैसे धारा तार से ऐसे जानी चाहिए, बल्ब में जानी चाहिए, थोड़ी मान लो दीवार में से तार गुजर रहा है और थोड़ी बहुत है जो इंसुलेशन कट गया, जिसके कारण दीवार में भी धारा प्रवाहित होने लगी, अब वो तो लीकेज ही हुआ। फिर आप कहते हो भाई बारिश के समय खिड़की के पास हाथ मत लगाना, उधर झटका आता है, ऐसा होता है ना। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं परिपथ क्या हुआ, लीकेज हुआ, इंसुलेशन कटा है। अब नमी के कारण क्या होगा, धारा का आभास होने लगेगा, धारा प्रवाह को क्या मिलेगा, रास्ता मिलेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, लीकेज। धारा का कुछ अंश मुख्य दिशा के विपरीत प्रवाहित होना। धारा का कुछ अंश है जो मुख्य दिशा के विपरीत प्रवाहित होता है, उसे हम क्या कहते हैं भाई, लीकेज। धारा का कुछ अंश मुख्य दिशा के क्या होता है भाई, विपरीत प्रवाहित होता है। हो गया भाई, ओके। इन परिपथ के चारों प्रकार में किसी को डाउट है तो पूछ लो, क्लियर समझ में आ गए। परिपथ कितने प्रकार के, 4 प्रकार। अब हम देखते हैं ओम का नियम। ओम का नियम तो आप जानते ही हैं, क्या होता है भाई। ओम का नियम यानी ओम्स लॉ। बताइए भाई, ओम्स लॉ हमारे पास क्या होता है
किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा उस परिपथ को प्रदान किए गए विभव के समानुपाती। प्रवाहित धारा क्या होगी? प्रदान किए गए वोल्टेज के समानुपाती होगी कि नहीं होगी? यही नियम है ओम का नियम। किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा उस परिपथ को किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा उस परिपथ को प्रदान किए गए विभव के समानुपाती होती है। इसका मतलब है I समानुपाती V, और आपने एक पढ़ रखा है V समानुपाती I। I समानुपाती V है, यहां से हमें ये मिला कि I बराबर V गुणा G, और V समानुपाती I है, यहां से मिला V बराबर IR। ठीक है। अब बात यह है मुद्दे की कि ये है जीर, ये है आर, ये दोनों ही हमारे पास क्या है? नियतांक। जी के बारे में मैंने पहले लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा रखा ना? हाँ तो बता देते, कोई दिक्कत नहीं। तो जी हमारे पास होता है 1/r। जी क्या होता है? 1/r। इससे हम कहते हैं चालकत्व। चालकत्व यानी कंडक्टेंस। जी होता है 1/r, इससे हम कहते हैं चालकत्व। चालकत्व यानी कि कंडक्टेंस। ये हमारे पास कंडक्टेंस का तात्पर्य क्या होता है, इसको भी ध्यान से देख लेते हैं कि हमारे पास G बराबर 1/r, इसका G है चालक तो यानी कि धारा के प्रवाह में सुग्राहिता, तो R क्या करता? बाधा। 1/बाधा होगा तो प्रवाह क्या करेगा? सुग्राहिता। एक तो होता रोकने वाला धारा के प्रवाह को, एक रोकने वाले की तुलना में दूसरा क्या है? धारा आसानी से प्रवाहित करने वाला। जैसे मान लो आपको, जैसे संत महात्मा को घर बुलाते हैं तो रेजे बिछाते हैं, वो क्या कहते हैं, रेड कारपेट बिछाते हैं ना। वो इसलिए बिछाते हैं कि ये हमारे घर आ रहे हैं, इनको घर आने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। इसकी जगह यदि मान लो आपके घर की तरफ या बाड़े की तरफ जानवर ज्यादा आने लगे, अपन क्या करते हैं? बाढ़ करते हैं। बाढ़ करनी पड़ती है, तार करने पड़ते हैं। इसका मतलब वो हम उनको रोकने के लिए क्या करते हैं? बाधा। तो ये जी है जो बाधा का क्या है? उल्टा। जी क्या है? बाधा का उल्टा, यानी धारा प्रवाह में सुग्राहिता, कि धारा आसानी से प्रवाहित हो, तो धारा के प्रवाह में सुग्राहिता। धारा के प्रवाह में जो सुग्राहिता होती है वही हमारे पास क्या कहलाते हैं? जी। जी बराबर 1/r। बताइए मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा 1/ओम। यहाँ क्या होता है भाई? महो। यहाँ क्या होता है? सीमेन। ये सब हमारे पास क्या होता है? इसी का ही मात्रक है, जी का। तो हमारे पास दोनों ही सूत्र सही है। किसी को लगता है V समानुपाती I है, तो I समानुपाती भी तो V है। V बराबर क्या होता है? IR। I बराबर क्या होगा? V/G। अच्छा इसको निकालोगे तो क्या होगा? I बराबर क्या होगा भाई? V/R होगा कि नहीं होगा? तो V गुणा 1/r। R लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। और 1/r क्या है? G। तो बराबर V गुणा G हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, यही तो बात है। तो दोनों किसके नियम है? ओम के।
दोनों नियम किसके हैं? ओम के। करो नोट। लिख लिया भाई। तो हमारे पास आई समानुपाती क्या हो गया? वी। वी समानुपाती आई। ठीक है। तो जी बराबर हमारे पास क्या है? जी बराबर है हमारे पास 1/r। ठीक मामला। तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम ये कहता है कि किसी बंद परिपथ में प्रवाही धारा का मान, प्रवाही धारा हमारे पास प्रदान किया गया विभव के समानुपाती होती है। ठीक। अब हमारे पास इसमें दो चीजें और आएगी। पहली बात तो ये नियम किसके लिए लागू होता है? ये नियम एसी व डीसी। ये नियम एसी व डीसी दोनों के लिए। ये नियम किसके लिए लागू है? एसी व डीसी दोनों के लिए लागू। और ये नियम तभी लगेगा जब हमारे पास तापमान क्या रहना चाहिए? नियत रहना चाहिए। ये नियम तभी लगेगा जब हमारे पास क्या रहना चाहिए? तो आप कहेंगे तापमान क्या रहना चाहिए? नियत रहना चाहिए। ताप नियत हो नहीं। एक तापमान नियत होने पर ही ओम का नियम तापमान नियत होने पर ही ओम का नियम लागू होता है। तापमान नियत होने पर ही ओम का नियम लागू होता है। ठीक है। ओके। तापमान का मान नियत होने पर ही क्या होगा भाई? ओम का नियम क्या होगा? लागू होगा। यदि तापमान बदला होगा तो प्रतिरोध चेंज हो जाएगा। प्रतिरोध चेंज हो जाएगा तो ओम का नियम लागू नहीं होगा। एक और बात है ओम के नियम का, कि ओम का नियम इसके लिए भी लागू है। जे बराबर सिग्मा ई। क्या भाई? ये भी ओम का नियम ही है। तो आपको क्या लगता है? ये तो बताऊंगा ना मैं।
जब नाम लिखा है ऐसे खतरनाक खतरनाक, धारा घनत्व होता है जे। जे बराबर क्या होता है, आई बटा ए। यानी इकाई क्षेत्र में जो धारा का मान, उसे क्या कहते हैं, धारा घनत्व है। इकाई क्षेत्र में धारा का मान क्या कहलाएगा, धारा घनत्व। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। इसी प्रकार धारा घनत्व किसे कहते हैं, प्रति इकाई क्षेत्र में धारा का मान क्या कहलाता है, धारा घनत्व। और विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता सिग्मा है। सिग्मा बराबर वी बटा एल, सॉरी ये सिग्मा क्या, ई, ई है। ई बराबर क्या होगा, वी बटा एल। यानी इकाई लंबाई में वोल्टेज में होने वाला परिवर्तन, ये क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बचा है सिग्मा, इसे हम चालकता कहते हैं, यानी कि कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को प्रतीक क्या होता है भाई, सिग्मा। सिग्मा बराबर होता है 1/रो। इसलिए इसका मात्रक क्या आएगा, इसका मात्रक है महो प्रति मीटर। महो प्रति मीटर या सीमेन प्रति मीटर। देखो रो तो हमने देखा ही था, रो का मात्रक था ओम इंटू मीटर। तो ओम नीचे आएगा, ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, महो। तो सीमेन होती है चालक, सॉरी सिग्मा क्या होती है, चालकता, कंडक्टिविटी। ये होता है 1/रो। चालकता प्रतिरोधकता की उल्टी होती है। चालकता किसकी उल्टी है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है। तो ये हमारे पास जे है, ये हमारे पास ई है, और ये हमारे पास क्या है, सिग्मा। और ये भी कौन सा नियम है, ओम का नियम। ओम का पूरा नाम क्या है, ये बहुत अच्छा सवाल है। जॉर्ज साइमन ओम है, बता नहीं भाई, डेट याद है नहीं, मैं तुक्का मारूंगा नहीं, मैं डेट याद करता भी नहीं। मैं तो ये नाम, इसका ओम खुद का नाम है इसलिए याद है, बाकी तो मैं ये भी याद नहीं करूं, क्योंकि टेक्निकल में रोड़ा तो कॉन्सेप्ट का ना, डेट वेट का तो हमें दूर दूर से कोई संबंध ही नहीं है। साइंस में साइंस जानो, इधर नहीं है। टेक्निकल में डेट का कोई रोल नहीं है, होती है डेट तो सबकी होती है, कोई भी चीज हुई तो सबका इन्वेंट हुआ तो डेट सबकी है। लेकिन हमारा रोड़ा है कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझते हैं। पता नहीं ओम ने कब नियम दिया, नियम दिया है ये कंफर्म है। नियम केवल वी बराबर आई आर ही नहीं दिया है, ये मैं नियम पूरी डिटेल में बताता हूँ कि क्या क्या दिया है। जे बराबर सिग्मा ई, आई बराबर वी गुणा जी, ये सब ओम के ही नियम है। जरूरी बात तो ये रखनी है। इसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। तो साइमन कह दो या सीमेन कह दो, वो नाम आ गया मात्रक में। ओम भी मात्रक में आ गया, जॉर्ज किधर नहीं आया। अंग्रेज था तो जॉर्ज ऐसे आगे लगा दो आप। अब देखो कि भाई आपने भले ही ओम का नियम, ओम के नियम के बारे में अब कोई डाउट है तो पूछो। ओम का नियम सबसे पहले ही मामला ये ना, कहाँ कहाँ लागू होता है, क्या कंडीशन है, वो तो सारी आ गई। हो गया। अब हमारे पास देखो कि क्वेश्चन तो बहुत आसान है, कुछ है नहीं।
तो आप कहेंगे भाई आई बराबर तो क्या होगा भाई V बटा आर। V का मान है 24, आर है 5 और 3 कौन सा क्रम है श्रेणी में जुड़ेंगे, तो 24/8 बराबर कितना आएगा 3 है। कोई मुश्किल सवाल है नहीं, लिख लो। ओम्स लो एक बच्चा का कई देर से सवाल है कि ओम्स लो सीरीज में भी वर्क करता है क्या, है भाई? ओम्स लो सीरीज में भी वर्क करता है क्या, ये सवाल है एक बच्चे का, काफी देर से परेशान हो रहा है। हैं? अरे बताओ भाई पीछे वालों, ओम का नियम सीरीज में भी वर्क करता है क्या? कितने ढीले ढक्कन हो। अरे परिपति सीरीज बनाई हो सामने, ये भी नहीं देख पा रहे हो। ये परिपथ क्या है, श्रेणी क्रम है। तो ओम का नियमित काम किया है। ओम का नियम सीरीज में करेगा समांतर करेगा, क्यों नहीं करेगा? उसका तो एक ही लॉजिक है कि किसी परिपथ में प्रवाहित धारा वो है प्रदान किया कि विभव के समानुपाती। बताओ 24 की जगह में वोल्टेज 32 करूंगा तो धारा का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। मैं 24 की जगह 40 करूंगा, धारा का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहा हूं धारा, प्रतिरोध क्या है नियत, 5 और 3 8 ही रहेगा। वोल्टेज बढ़ो, ये 8 का 9 हुआ क्या, 10 हुआ। कौन बढ़ा? धारा। प्रतिरोध क्या है नियत। नियम कौन सा है? ओम का। यही तो लिखा था हमने। अब भाई कोई डाउट है तो पूछ लो, आज पढ़ेंगे, जितने आगे पढ़ने का मन तो है नहीं। अब मैं पढ़ूंगा नहीं है। ओम का नियम पूछा जाता है, इनका सवाल पूछना है कि बल्ब के फिलामेंट में ओम का नियम लागू है क्या। ओम का नियम हर उस जगह पर लागू होता है जो प्रतिरोधी घटनाओं पर कार्य करता है। तो ओम का नियम है जो उसमें बल्ब के फिलामेंट में लागू होता है और हीटर के एलिमेंट में लागू होता है, क्योंकि दोनों में उष्मा H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो इसमें पावर क्या है? P बराबर आई स्क्वायर आर। और ये किसके कारण है? पावर ओम के नियम के कारण। पावर तो V इंटू आई है ना, V इंटू आई होता पावर। और पावर आई स्क्वायर आर कैसा है? V की जगह आई आर रखो तो आई स्क्वायर आर काम करता है। अरे ऐसे कैसे चलेगा? हेलो 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 हेलो, भले फोन हो आप, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं हुई, मेरे से तो कोई परमिशन ही नहीं ले रहा है कि सर फोन आ रहा, जाऊं क्या? आप ऐसे चले जाओगे आओगे तो मेरी क्या इज्जत ही नहीं रही ना। फिर इधर पढ़ाने का मतलब नहीं निकलेगा है। इमरजेंसी में भी तो पूछोगे ना, बिना इमरजेंसी तो जाओगे भी क्यों? पहली बात ही ये है, मुद्दा ही है। जाओगे भी तो केवल इमरजेंसी में, उसमें भी तो पूछोगे तो सही ना कि फोन आ रहा है, खुद तो इशारा करोगे। जाओ अब क्या, अब कुछ तो भाई ऐसा क्या है, ऐसा कोई किधर आए आए जाए फिर बात खत्म हो जाती है ना, इज्जत कहाँ रही। नहीं कायदे की बात है भाई, मैं आराम से पूरा पढ़ा था तो मैं मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसा नहीं कभी कोई कोई जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हाँ भाई, कोई पूछ रहा है पूछ लो, मैंने कहा मैं आगे पढ़ाऊंगा हूँ नहीं। हाँ मन नहीं कर रहा है ऐसे ही। रात को मैं 12:30 1 बजे आया, सुबह उठ के इधर आ गए, नींद पूरी हुई नहीं, तो आगे पढ़ाने मन नहीं कर, मतलब मैं किरचॉफ का नियम सीधा पढ़ा तो दूं लेकिन वो मैं खुद फील नहीं कर पाऊंगा, तो वो फिर कनेक्टिविटी कमजोर आती है, मजा नहीं आता पढ़ाने में, आता नहीं ना, वो कनेक्टिविटी नहीं आती है। हैं? देखो कि एक बात आप मेरी ध्यान से सुनो टेक्नीशियन के सिलेबस के बारे में। टेक्नीशियन का सिलेबस में आपके 25 नंबर की मैथ है, 25 नंबर की रीजनिंग है, हो गया 50 नंबर। बात है 40 नंबर की, 40 नंबर की है साइंस। अब बात है साइंस में क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री,
बायोलॉजी, और अब देखो बायोलॉजी पूछता है तो थोड़ा जैव प्रौद्योगिकी भी पूछता है, और दो एक सवाल पर्यावरण के भी पूछता है, ये एनवायरमेंट भी उसमें डालता है साथ में। आप देख लेना सवाल कभी भी डालता है तो वो डालता है, ये सवाल आएंगे। मेरी आपको पर्सनल हिदायत है कि 40 सवाल जो बंदा पूछेगा साइंस में, उसमें कंप्यूटर छोड़ के नहीं जाने चाहिए। क्या है कि बिना कहीं कंप्यूटर दो चार सवाल डाल सकते हैं। हाँ मतलब ये है कि वैसे तो सिलेबस में कहीं कंप्यूटर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो 40 नंबर की साइंस पूछेगा, क्योंकि रेल में कभी 40 नंबर की साइंस कभी पूछी नहीं, जो पूछेगा तो साइंस के अंदर तो बाय डिफॉल्ट में तो कंप्यूटर भी होती ही है वैसे तो, लेकिन उन्होंने लिखा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नाम है, लाइफ साइंस लिखा नाम तीन ही है। अब तीन नाम लिखा है तो इसके साथ में कंप्यूटर का सवाल डाल सकता है, क्योंकि वो फिजिक्स से रिलेट करती है कंप्यूटर। नहीं, सिंपल सा, हमें हमें बेसिक कंप्यूटर पढ़ के जाना चाहिए, दो चार सवाल पूछने मतलब गुंजाइश होती है। मैं तो ये कहता हूं जनरेशन हुआ वैक्यूम ट्यूब से हुआ, ट्रांजिस्टर से हुआ, किससे हुआ जनरेशन, थोड़ा पढ़ के चले ही जाना चाहिए। और वैसे भी आप कंप्यूटर तो पढ़ोगे लोको पायलट में, तो ऑटोमेटिक पढ़ ही लोगे। और रही बात इस, हाँ क्या हुआ? मेरे से पूछो, इसको मत पूछो, जो पूछना इधर ही आप ही आगे के। जो यदि हम जो पढ़ रहे हैं, ये मैं डीसी थ्योरी पढ़ाने के बाद में एक बार इस टेक्निकल को भाग को रोकूंगा, मैं फिजिक्स पढ़ाना आपके बैच को शुरू करूंगा, क्योंकि एक्चुअली फिजिक्स में पढ़ूंगा फिर 2 घंटा लगातार पढ़ूंगा। हम फिजिक्स पढ़ाना शुरू करेंगे, टेक्निकल के भाग को रोकेंगे। वैसे मेरा बाकी सारे बैचों में फिजिक्स हो गया है, लास्ट में आपका ही बैच था जहां मैंने फिजिक्स पढ़ाना रुका हुआ था। उसके बाद मैंने किसी बैच को फिजिक्स पढ़ा ही नहीं, आप वाले बैच के बाद मैंने किसी को नहीं पढ़ाई। अब मैं सबको फिजिक्स पढ़ाऊंगा बाकियों को, और बाकियों में मेरी फिजिक्स फिजिक्स सब में पूरी हो गई है, आज होगी, हो तो क्या गई, एक बैच में अटकी हुई थी तो आज होगी। तो इसलिए उसके बाद आपकी मेरी क्लास 2 घंटा फिजिक्स की होगी, और फिजिक्स की क्लास 2 घंटा करनी अनिवार्य है। फिजिक्स यदि मैं 2 घंटा पढ़ूंगा तब जाके मैं 30 क्लास के आसपास पढ़ा पाऊंगा, 30 क्लास में, मतलब 50 से 60 घंटा होती है फिजिक्स। फिजिक्स में न्यूमेरिकल भारी भरकम ही होते हैं, आप कभी चाहो तो साइंस की किताब खोल के चेक करना, फिजिक्स में न्यूमेरिकल अच्छे होते हैं, परीक्षा में न्यूमेरिकल पूछते हैं। 1.5 1.5 2 2 घंटे की नहीं, 2 2 घंटे की। 1 फरवरी 2023 वाले बैच में तो मेरी 1 फरवरी है ना, मैं ऐसे ही बता दूं, उसमें मेरी आधी क्लास है 2 घंटे की और आधी क्लास है 1 घंटे की, वो होल नंबर 6 से क्लास चलती थी। तो ये कंफर्म है, आधी क्लास है मेरी 2 घंटे की, 2 घंटे वाली मतलब 1 घंटा 50 मिनट की होती है। हाँ वो 2 ही घंटा होती है, वो तो 2 ही घंटा मानी जाती है। और बाकी आधी क्लास है 1 घंटे की। हाँ 35 क्लास थी ना, तो मैंने ये बता, आप देख लेना कैलकुलेट कर लेना, 50 से 60 घंटा होगा उसमें टोटल ड्यूरेशन, यही बनता है उसमें। हाँ मैं यही आपको मैंने भिड़ते ही ये कहा, मैं आपको आपके बैच को डेली 2 2 घंटे पढ़ूंगा ना, तो 25 से 30 दिन के बीच में लगेगा, इसका मतलब 1 महीना लगेगा। मैं खुला खुला तौर पे यही मामला है, 50 से 60 घंटे के बीच में। अब 50 से 60 घंटे में 10 घंटे का वेरिएशन क्यों आया, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप सवाल पूछेंगे मैं सॉल्यूशन करूंगा, सॉल्यूशन करूंगा मुझे टाइम लगेगा, टाइम लगेगा तो उसमें मुझे आपत्ति कुछ नहीं है, वो भले ही लगो, लेकिन आप डाउट पूछो। आप मेरे से डाउट नहीं पूछोगे, मैं 50 घंटे से पहले समेट के चला जाऊंगा। डाउट पूछा करो, क्योंकि बिना डाउट आप जहां तक डाउट पूछे जाओगे तब तक हम सवाल कराते जाएंगे, जहां आप डाउट पूछने रुक गए तो फिर कहां आगे कह रही जाती है। हाँ इसके बारे में ये विचार आपका भी नेक है, हम इस पे गौर करेंगे। गौर क्या करें, कर ही देंगे 7 बजे में, अब तो किसी को आपत्ति थोड़ी है। हाँ तू खड़ा हो, कहां से आता है, हैं? बूस, यहां से कितना किलोमीटर है? 45। तो आप इतना लेट क्यों आते हो, पहले क्यों नहीं आ सकते? 5 बजे क्यों नहीं निकल सकते? क्या बात करते हो, कानों तक बस है, कानों तक बचाते हैं।
लो फ्लोर तो यहाँ पर 7 बजे तक ही नहीं छोड़ेगी, वो पहली लो फ्लोर है 6:40 पे, 6:05 पे लो फ्लोर उसी से 5 बजे चलती है। 14 नंबर। तू कितने नंबर में आता है? 14 में आया कर तू। अरे नहीं, देख, मेरा एक ऐसा है, मैं ऐसा सीधा टाइम, आपका दिक्कत है तो जेन्युइन है, आपसे मेरे ये मामला है कि आप कल पता करना। मेरे हिसाब से तो आपकी बस उधर से आती है। मैं आपको क्यों बताऊं, मेरे हिसाब से मैं आपको कारण बताऊं। लगभग कोचिंगों में 8 बजे चलने वाली कोचिंग है ज्यादातर अपनी। क्वार्टरली क्लासेस में लगभग बैच 8 बजे होता है। दो एक बैच है जो 7 बजे होता है, बाकी सारे बैच होते हैं 8 बजे। बाकी लगभग कोचिंग में 7 बजे बैच शुरू होते हैं। तो इसका मतलब, अरे 5 बजे होना उससे क्या फर्क। मैंने सर्दियों में रात को 5 बजे, सुबह 5 बजे पढ़ाया है। सर्दियों में सुबह 5 बजे आते हैं, आना ही पड़ता है, उसके ऑप्शन नहीं है उन्होंने। ये तो क्या है कि भर्ती छोटी है, नहीं तो क्या होता है कि भर्ती बड़ी होती है ना, तो क्या होता है कि ऐसे दर्शन करने के भी दुर्लभ हो जाते हैं। मामले ये रियलिटी है। आप पढ़ना उस एक पर्टिकुलर टीचर से जाते हो, पर्टिकुलर टीचर के पास बच्चे हो जाते हैं बहुत ज्यादा। अब वो टीचर दिखे किधर से? तो मेरे साथ पिछली बार ऑफलाइन ही भेजते सारे, ऑनलाइन वाला तो लपड़ा था नहीं किसी के पास ही, सभी को ऑफलाइन ही पढ़ना था। और पूरे जोधपुर के एरिया में लास्ट में वर्कशॉप कैलकुलेटर और ड्राइंग पढ़ाने वाला मैं अकेले ही आदमी हूँ। मैं जोधपुर ही पढ़ाता था तो मैं अकेले ही था, और कोई वर्कशॉप कैलकुलेशन वाला पढ़ाने वाला भाग था नहीं। जो न्यूमरी, जिसकी मैथ भी अच्छी हो और फिजिक्स भी अच्छी हो, वो वर्कशॉप कैलकुलेशन ढंग की पढ़ाएगा। और मेरी दोनों अच्छी थी शुरू से ही। मैं फिजिक्स तो पढ़ाता ही हूँ, मैथ भी मैं पढ़ाता था बहुत पहले। तो मेरी दोनों अच्छी है, क्योंकि दोनों अच्छी नहीं होगी तो वर्कशॉप कैलकुलेशन हो नहीं सकती, क्योंकि उसमें लगभग 30 में से 28 सवाल न्यूमेरिकल है। तो मैं अकेला ही था, और उसमें मैं सुबह से शाम तक पढ़ाता था। तो मेरे पास टाइम नहीं था, 7 बजे बैच शुरू होता था। उसके बाद बहुत सारे बच्चे आए, उन्होंने कहा सर बैच लगाओ। मैंने कहा टाइम है नहीं, तो अब बैच पॉसिबल नहीं है, जो है यही बैच है, इतने हॉल है, फिक्स हो गए। मैं तो अकेले ही हूँ, और तो कोई पढ़ाने वाला है नहीं ना, दूसरों से कोई पढ़ेगा नहीं। मैं आपका एडमिशन लेके किसी और को भेजूंगा तो आप पढ़ेंगे थोड़ी ना, वो तो वही मामला है कि पढ़ेंगे तो आपसे। तो वो मामला है। तो मैंने कहा एक ही ऑप्शन बचा है, आप सुबह 5:30 बजे आ जाओ। बात ही दिसंबर की, आप चेक कर लो, एग्जाम की डेट है जनवरी 2019, और लास्ट बैच बना तो कंफर्म है दिसंबर में बना है लास्ट बैच तो। बाकी शुरुआत के बैच नवंबर में बने, क्योंकि रिजल्ट ही 2 नवंबर को आया था। तो लास्ट बैच दिसंबर बना। दिसंबर सर्दियों का गढ़, जनवरी सर्दियों का गढ़। और हमने वो बैच 5:30 बजे शुरू किया था, थोड़े दिन बाद उसको टाइम 5 बजे करा था। हम सुबह 5 बजे पढ़ाते थे, बच्चे आते थे, और आते ही उनको जैकेट खोलनी पड़ती थी, क्योंकि इतना कमरा भर जाता था, गर्मी लगती थी। तो ऐसा पॉसिबल सब है। 6 बजे क्या है, 5 बजे पॉसिबल है, सर्दियों में पॉसिबल है। वो है, डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। तुम ट्राई करना, कल बैठ जाओ, ट्राई करना, बस आती कि नहीं आती एक बार पता कर लेना। बाकी कंडीशनों पर डिपेंड करता है। देखो अभी क्या है, जैसे मान लो आप बैठे हो, आप कहेंगे कि सर गर्मी लग रही है, और कूलर आवाज कर रहा है, ये डिस्टरबेंस कर रहा है, चूचा कर रहा है, अभी बहुत ज्यादा भीड़ होती है, सीटें नहीं मिलती है, ये एक्चुअल में ये मामला होता है। तब आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं, तो उसको क्या थोड़ा उधर खिसक दे, 5 जने बैठ जाएंगे, और बैठते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बैठते नहीं, बैठते हैं। क्या होता है, अलग अलग टाइम अलग अलग मामला। अभी आपकी भर्ती छोटी है ये, तो आप सब खुले खुले बैठे हो। भर्ती बड़ी आती ना, तो हमारे पास फोन आते हैं अप्रोच वाले, वो कहते हैं उस बैच में आप इसको एडमिशन दो, क्योंकि सीट तो है नहीं, तो ऑटोमेटिक रोकने पड़ते थे, फिर अगला बैच आता था। और फैकल्टियां फिक्स होती है, वो ज्यादा चेंज हो नहीं सकती। अब की बार क्या है, दो मामला है, एक तो ऑनलाइन भी चलता है सब, फिर एक ऑफलाइन भी चलता है, फिर ऊपर से भर्ती है जो 1/10वां भाग है कि नहीं है। तब आपको ऐसे खुले खुले बैठने आराम से सब जगह है। एक्चुअल में खुद ही सोचो ना, आप जगह कहाँ होती। मामला ये है, 5 बजे 4 बजे 3 बजे का लेन देन नहीं। उस समय फिर ये नहीं देखा जाता टाइम का क्या मामला, उस समय देखा जाता फैकल्टी अवेलेबल है कि नहीं है। वो फैकल्टी कहता तुम है ना, आज ऐसा करना, तुम 12 से 2 3 बजे तक आना, टेक्निकल पढ़ाऊंगा, तो आना ही होता फिर, और तो कोई ऑप्शन नहीं ना। क्योंकि फैकल्टी सुबह से लेके शाम तक पढ़ाती रहती है, वो जो मेन फैकल्टी है, वो तो ब्रेक ही नहीं लेती। अब उसमें तो उन फैकल्टी का भी दोष नहीं रहता, क्योंकि वो तो बिना ब्रेक लिए पढ़ाना पड़ता है। अब तो क्या है, बहुत सारी सुविधा है,
ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, ऑनलाइन सुविधा बड़ी आ गई। फिर भी मेरे हिसाब से तो आईटीआई जिन्होंने की है पहली बार, उसको एक बार तो ऑफलाइन करनी पड़ती है, नहीं तो गणित और फिजिक्स सर सही ढंग से रमे नहीं माते में। ऑनलाइन और ऑफलाइन में फर्क क्या है, एक ये भी बड़ा सवाल है। ऑनलाइन उन सब के लिए अच्छा है जिसने पहले एक बार कोचिंग करी कि हो, कोई एक भाग कमजोर हो या बेसिक बेसिक उसको आता हो, उसके लिए सबके लिए ऑनलाइन अच्छा ही है। क्या दिक्कत है? जैसे मान लो मेरी मैथ कमजोर है और बाकी साइंस भी ठीक है, रीजनिंग भी ठीक है, मैं ऑफलाइन क्यों आऊंगा? एक मैथ के चक्कर में आऊंगा, 1 घंटा आने में लगेगा, 1 घंटा जाने में लगेगा, 1 घंटा बैठूंगा, 3 घंटा खराब करूंगा। इससे अच्छा मैं ऑनलाइन लूंगा, बाकी मेरा ठीक ही भाग है, तो मैं ऑनलाइन लूंगा तो फिर क्या होगा कि मैं आसानी से पढ़ सकता हूँ। जब मेरा तो कुछ भी ठीक ही नहीं है, मैं ऑनलाइन लूंगा तो मेरे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, तो मेरे को बताने वाला भी तो नहीं है। ऑफलाइन में क्या होता है, एक माहौल मिल जाता है, बेचमेट मिल जाता है, कोई रूममेट मिल जाता है, एक माहौल बन जाता है, पढ़ने की ललक हो जाती है, रेगुलरिटी आ जाती है, ये सब कुछ होता है। यदि कोई बंदा खुद सिंसियर है बहुत ज्यादा, उसके लिए तो ऑनलाइन ठीक ही था। खुद सिंसियर है कि भाई आपने उसने कोर्स खरीदा है और टाइम पे आके ऑनलाइन पढ़ने लग गया, कि भाई क्लास 8 बजे होती है, 8 बजे पढ़ने लग गया, तब तो ठीक ही है। ऑनलाइन में 80% बच्चे क्या करते हैं, कोर्स लेते हैं, पढ़ते हैं कम है, और उनमें बहुत कम बच्चे हैं जो ऐसे पढ़ते हैं कि भाई इतनी बजे तो इतनी बजे जाके पढ़ना है। वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि भाई कोई बात नहीं, अभी क्लास नहीं, वीडियो तो बाद में आ ही जाएगा, बाद में पढ़ लूंगा। अभी आप वालों में तो बाद वाला मामला है नहीं ना, इसलिए ऑफलाइन आना पड़ता है। तो आप कहते हैं भाई ऑफलाइन तो ये चैप्टर अभी होगा, ऑनलाइन वालों में क्या है, अभी मैं पढ़ लूंगा, ठीक है, नहीं वो कहेगा नहीं यार चाय पीना चलता है, ठीक है मैं बाद में आके वीडियो देख लूंगा। वो बात के चक्कर में वीडियो पहले इकट्ठे हो जाते हैं, और एक बार इकट्ठा हो गए तो फिर वो क्लियर होते नहीं है, एक बार इकट्ठा हो गए तो क्लियर होते नहीं, ये गड़बड़ा होती है। मैं सबको कहता हूं, मैं ये रियलिटी बात है। जो कोई बहुत ज्यादा खुद सिंसियर हो तो ये ऑनलाइन पढ़ पाता है, यदि खुद नहीं हो तो ऑफलाइन आना पड़ता है, ताकि ऑफलाइन में क्या होता है, थोड़ी सिंसियरिटी और रेगुलरिटी आती है। हाँ, सारे बहुत सारे इश्यू होते हैं ना, तो ये सारे ध्यान रखने पड़ते हैं। मेरा तो ये मानना है, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये ऑनलाइन जो बेच होता है आपके लिए हेल्पफुल नेचर में होता है। ऐसा नहीं है कि आप घर जाके यही वीडियो वापस देखें, जिस वीडियो में प्रॉब्लम आए, जिस चैप्टर में, वही चैप्टर देखें। हम सारे चैप्टर आपको देते हैं, हम आपको भी क्या कहते हैं, जिस चैप्टर में दिक्कत है उसी के वीडियो देखें। बाकी सभी के वीडियो देखोगे टाइम ही खोटी करोगे, क्या कर निकालोगे, यहाँ पढ़ तो लिया है। कोई चैप्टर में दिक्कत आई गई, मान लो कोई चैप्टर हो गया दिक्कत आ गई, समझ नहीं है तो वापस देख लो। है क्लास टाइम अभी कितना घंटा है? 5 है ना? हाँ, तो 5 से ज्यादा घंटे तो मैंने पहले दिन से कहा होगा नहीं। टाइम 5 घंटे से ज्यादा हम कभी नहीं करेंगे। हम न्यूनतम 4 करते हैं, अधिकतम 5 करते हैं, चाहोगे तो अभी 6 करेंगे नहीं, क्योंकि कैच नहीं होता बाद में। हम तो कोर्स करा देंगे, हमारे ऐसे थोड़ी फैकल्टी अवेलेबल, फैकल्टी तो अवेलेबल ही है, हम कोर्स करा देंगे। हम पूरे 6 महीने में रेयर टू रेयर बताऊं, कोई 15-20 दिन के लिए आपका 6 घंटे का टाइम करेंगे तो करेंगे, बाकी हम 6 घंटे करना ही नहीं चाहते। हमें खुद को पता है कि 6 घंटे झेल नहीं पाते हैं। बाकी दिक्कत ये है, नहीं तो मैम क्यों नहीं करें, हमारे पास तो टीचर है ही, फटाफट करके हम किधर जाएंगे। हाँ, आईटीआई ग्रुप डी में भर्ती आएगी, सितंबर में नोटिस आएगा, आईटी है। और वो नोटिस यही है, नोटिस पहले वाली बात है, वही बात उन्होंने वापस कही है। उसने कहा पहले कान ऐसे पकड़ा था, ऐसे पकड़ रहा हूँ, यही मामला था। और सारे कह रहे हैं ऑफिशियल नोटिस आ गया, आए हुआ था। मैंने तो वीडियो बनाई नहीं, मैंने कहा आया हुआ था। देखो ऐसा नहीं है, ऐसा है, हम सब करेंगे, वो हमारे पास सब शेड्यूल रहेगा, आपको कोई तनाव लेने की आवश्यकता है नहीं। हमें महीने डेढ़ तारीख सब गिनी हुई रखेंगे, आपको कोई तनाव किसी भी प्रकार का कैसे भी नहीं लेना है। हम सब अपने आप एकदम बराबर रूप से देखेंगे। जी के आपके 35-38 क्लास हुई है, कितनी हुई है? 35-38 हुई ना, तो मतलब मैं इतना तक तो ध्यान रख ही रहा हूँ। ये आपकी क्लास है जो 45 के आसपास होगी, उसके बाद जी के स्वतः ही रुक जाएगी, आपको किसी को ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, हम खुद ही रोकेंगे।
तो बेसिक बेसिक रूप से जीके हो गई। अभी तो क्या आपके जनजातियां चल रही थी, कितना ध्यान रखता हूं मैं। तनाव मतलब करण जी के कोई नहीं पढ़ेगा, लास्ट में पढ़ाएंगे, अभी कहाँ पढ़ेंगे करण जी के। अभी डेट तो आने दो, एग्जाम की डेट तब तक नहीं आएगी, तब तक करण नाम ही नहीं लेते हम। क्योंकि हम ही रेलवे से हाथ जोड़े हुए हैं। पिछली बार ग्रुप डी में हमने करंट अफेयर पढ़ाई थी 3 बार, लास्ट में करंट भाई लेटेस्ट वाली वापस चेंज होगी, 3.5 साल परीक्षा ली उन्होंने। तो जब तक एग्जाम की डेट नहीं देते हम करंट अफेयर नहीं पढ़ाते। करंट अफेयर है 5 दिन की 7 दिन की करंट अफेयर है, हम बार बार पहले पढ़ा के क्यों माथा फोड़ी करेंगे। जब एक बार डेट देते तभी पढ़ाना शुरू कर देंगे। क्या क्या दूसरे की बताई मैंने, तेरे बताई नहीं, मैंने बात उसकी बताई, तेरे से बात ही नहीं की मैंने। तो क्या करूं।